लिटरेचर में, साइंस में क्या कंट्रीब्यूशन है। एरिस्टोटल की पर्सनैलिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन एरिस्टोटल की महानता उनके वर्क्स में है, ना कि उनके जीवन में। उनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स इस नैरेटिव को स्पष्ट करती है कि वह अपने समय के यूनानी ज्ञान विज्ञान का एक एनसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश। एरिस्टोटल के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि एरिस्टोटल का फिलोसॉफी में, लिटरेचर में, साइंस में क्या कंट्रीब्यूशन है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शुभेंद्र कनाडे और आप देख रहे हैं डॉक्टर कनाडे के। ज्यादातर जगह एरिस्टोटल को अरिस्तु भी कहते हैं या फिर अरिस्तु भी लिखते हैं, ये आप दिमाग में रखिए। एरिस्टोटल यूनानी पॉलिटिकल फिलोसॉफी की हिस्ट्री में प्लेटो के बाद एरिस्टोटल का ही नाम फेमस है। इसके बाद प्लेटो, उसके गुरु। एरिस्टोटल ने न केवल यूनान की क्रेडिबिलिटी बढ़ाई, बल्कि ह्यूमैनिटीज के डेवलपमेंट में भी उनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है। एरिस्टोटल प्लेटो के सबसे चहेते डिसाइपल थे, मींस प्रिय शिष्य थे, और पॉलिटिकल फिलोसॉफी में वो अपने मेंटर से प्रेरित थे, इंस्पायर्ड थे। लेकिन दोनों के पॉलिटिकल थिंकिंग में, स्पेशली अध्ययन पद्धति में डिफरेंस मिलता है। जहां प्लेटो एक आइडियल मींस आदर्शवादी और रिवोल्यूशनरी थिंकर यानी क्रांतिकारी विचारक थे, लेकिन एरिस्टोटल अपने थिंकिंग में, अपने सोच में रियलिस्टिक यानी यथार्थवादी और यथास्थिति के सपोर्टर थे, प्रपोनेंट थे। पॉलिटिकल साइंस, जिसे हम राजनीति शास्त्र के स्टडी में, जहां प्लेटो ने थिंकिंग की निगमन प्रणाली अपनाई। कौन सी निगमन प्रणाली? मींस डिडक्टिव मेथड उन्होंने अपनाया। लेकिन एरिस्टोटल ने आगमन पद्धति, जिसे हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं, उसका उन्होंने प्रयोग किया। प्लेटो के फिलोसॉफी में जहां आइडियल और पोएटिक यानी आदर्श और कवित्व का एक संगम है, एरिस्टोटल की फिलोसॉफी में रियलिस्टिक और साइंटिफिक एटीट्यूड का समावेश है। प्लेटो की तरह एरिस्टोटल का फिलोसॉफी में भी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है, मींस बहुमुखी ऐसा उनका अप्रोच है। पॉलिटिकल साइंस के अतिरिक्त या अलावा इथिक्स, जिसे हम नीति शास्त्र कहते हैं, फिलोसॉफी, दर्शन शास्त्र, एजुकेशनल साइंस, शिक्षा शास्त्र, नेचुरल साइंस, प्रकृति विज्ञान जैसे सब्जेक्ट का भी उनको महान एक थिंकर या फिर लॉजिस्ट, विचारवेता या फिर ज्ञाता माना जाता है। एरिस्टोटल प्राचीन यूनान के एक ग्रेट फिलोसोफर तथा एजुकेशनिस्ट, जिसे हम शिक्षाविद कहते हैं, एजुकेशनिस्ट थे। उनका जन्म 384 ईसा पूर्व आइजेयन सागर के किनारे एक यूनानी उपनिवेश के स्टैगिरा नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम निकोमैकस था, जो मैसिडोनिया के सम्राट अमितास द्वितीय के राज में वो चिकित्सक थे यानी फिजिशियन थे। बचपन से ही एरिस्टोटल के माइंड में या फिर दिमाग में, मन में बायोलॉजी के प्रति उनका इंटरेस्ट जागृत हो गया था। बचपन से ही वो जीव जंतु के हावभाव, स्वभाव, खान पान तथा अन्य आदतों का काफी गहराई से वो ऑब्जर्वेशन या फिर हम इसे कह सकते हैं कि पर्यवेक्षण किया करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली एरिस्टोटल के बाल्यावस्था में ही वो अनाथ हो गए, उनके माँ बाप जल्दी चले गए। एरिस्टोटल की पर्सनैलिटी भी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन एरिस्टोटल ने बचपन से ही चिकित्सा विज्ञान में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था और उन्होंने इस एक्सपीरियंस का अपनी क्रिएटिविटी या फिर वर्क में इसका उन्होंने उपयोग किया, ज्यादातर उपयोग किया या फिर फायदा उठाया। एरिस्टोटल के लाइफ स्पैन को हम 3 भागों में बांटा जा सकता है। अपने लाइफ के फर्स्ट फेज यानी प्रथम काल में उन्होंने 18 वर्ष की आयु में प्लेटो का शिष्यत्व उन्होंने क्या कर लिया था, एक्सेप्ट किया था। इस समय
एथेंस प्लेटो की अकादमी की ख्याति मींस रेपुटेशन या फिर पॉपुलैरिटी बहुत थी। एरिस्टोटल एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे और प्लेटो के सबसे चहेते यानी सबसे चहेते स्टूडेंट या फिर डिसाइपल, जिसे हम प्रिय शिष्य कहते हैं, वो बन गए थे। एरिस्टोटल को नई नई जो किताबें रहती ही वो कलेक्ट करने का बहुत शौक था। कलेक्ट करना मीन्स वो पढ़ते थे, हमारे जैसे नहीं है। प्लेटो ने एरिस्टोटल के घर को पाठक का घर कहा। वह प्लेटो का प्रिय शिष्य होने के बावजूद भी इंडिपेंडेंट थिंकिंग या फिर हम क्या कहते हैं स्वतंत्र चिंतन में विश्वास रखते थे। इसलिए उन्होंने अपने गुरु प्लेटो के कुछ आइडियल्स यानी आदर्शों का उन्होंने विरोध भी किया। एरिस्टोटल ने स्वयं कहा था कि प्लेटो के साथ ही ज्ञान का अंत नहीं होता, मीन्स ये कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया है, ये अनंत है, ये अपार है, ये एटर्नल है। लेकिन उन्होंने अपने गुरु की मृत्यु तक अकादमी नहीं छोड़ी और उनकी मृत्यु पर उन्हें एक ग्रेट थिंकर बताया। ये उनके प्रति एक रिस्पेक्ट था। एरिस्टोटल उनके डिसाइपल शिष्य के साथ साथ वे उनके कलीग यानी सहयोगी भी बनते गए। वे प्लेटो के द्वारा स्थापित एकेडमी ऑफ एथेंस के एक्टिविटीज में एक्टिव रहने लगे। उस वक्त एकेडमी के एक्टिविटीज काफी बढ़ गई थी। एकेडमी में साइंस यानी विज्ञान से रिलेटेड कई प्रकार की रिसर्च करने लगे थे। स्पेशली मैथमेटिक्स यानी गणित या फिर हम एस्ट्रोनॉमी जिसको हम खगोल विज्ञान कहते हैं, उसका भी मींस डीप स्टडी प्रारंभ हो चुका था। इन सब्जेक्ट्स के साथ साथ चिकित्सा विज्ञान का भी टीचिंग लर्निंग का प्रारंभ किया गया। हालांकि प्लेटो पर्सनली मैथमेटिक्स में अधिक रुचि रखते थे, परंतु उनके प्रमुख शिष्य होने के बावजूद एरिस्टोटल की मुख्य रुचि जो थी या फिर उनका इंक्लिनेशन जिस तरफ था वो बायोलॉजी की तरफ था। यही कारण था कि वैज्ञानिकों ने प्लेटो को एक महान मैथमेटिशियन या फिर गणितज्ञ के रूप में माना, जबकि एरिस्टोटल को एक बायोलॉजिस्ट यानी जीव वैज्ञानिक के रूप में उन्हें देखा गया। जहां प्लेटो ने ज्योमेट्री या फिर संख्याओं के गुण इत्यादि के स्टडी में ज्यादा समय व्यतीत किया तथा इनसे रिलेटेड थ्योरीज का प्रतिपादन किया, वही एरिस्टोटल ने बायोलॉजी के स्टडी में ज्यादा समय बिताया तथा इससे रिलेटेड थ्योरी जो है उसको क्या किया, उन्होंने प्रतिपादित किया। आज से अप्रोक्सीमेटली 2400 वर्ष पूर्व बायोलॉजी से रिलेटेड एरिस्टोटल ने जो रिसर्च वर्क किए हैं, आज भी उस बेसिस पर जो बहुत सी थ्योरीज डेवलप हुई थी और काफी आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जैविक पदार्थों के कैरेक्टरिस्टिक्स एवं नेचर, उसके उपरांत जीवों की ओरिजिन या फिर जेनेसिस या फिर हम ये कह सकते हैं कि उत्पत्ति के बारे में काफी डीप स्टडी किया, रिसर्च किया। एकेडमी ऑफ एथेंस में रहते हुए ही एरिस्टोटल ने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसका नाम है डायलॉग का राइटिंग किया। इस बुक में, इस ग्रंथ में बायोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट या फिर डिफरेंट एस्पेक्ट्स भी उन्होंने क्या किया था, क्रिटिकल एप्रिसिएशन किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये ग्रंथ आज अवेलेबल नहीं है। इस ग्रंथ के रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखी गई क्रिटिसिज्म से प्राप्त होती है। इन क्रिटिसिज्म में डायलॉग की काफी एप्रिसिएशन की गई थी। इन क्रिटिक्स के अनुसार डायलॉग बायोलॉजी से संबंधित अपने समय का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ था। 347 वर्ष ईसा पूर्व प्लेटो के डेथ के बाद एकेडमी ऑफ एथेंस के चीफ यानी प्रधान उनके भतीजे स्पेडसिपस बने। ग्रेजुअली एकेडमी में टीचिंग लर्निंग यानी अध्ययन अध्यापन का जो प्रोसेस है या फिर रिसर्च का जो एटमॉस्फेयर है वो सब क्या होता गया, बिगड़ता गया। एकेडमी का एटमॉस्फेयर फेवर नहीं रहने के कारण एरिस्टोटल काफी चिंतित या फिर डिस्टर्ब रहने लगे थे। अंततः वहां की सिचुएशन इतनी बिगड़ गई कि वो सब देखकर एरिस्टोटल ने वो एकेडमी छोड़ने का, और सिर्फ एकेडमी नहीं वो स्थान छोड़ने का उन्होंने निर्णय लिया। लेकिन वैसे अगर देखें तो एरिस्टोटल नेचर से एक ऑर्थोडॉक्स या फिर हम जिसे कहते हैं कि कर्मठ व्यक्ति थे। उनका स्वभाव स्टर्न
यानी कड़क डिसिप्लिन था। उन्हें इनएक्टिव निष्क्रिय बैठे रहना कभी भी अच्छा नहीं लगता था और वो मंजूर नहीं था। वो शायद ऐसा भी मानते हो कि आराम हराम है, शायद ऐसी उनकी सोच थी। अपनी सक्रियता पूर्ववत बनाए रखने के लिए उन्होंने एक यूनिवर्सिटी की स्थापना की। यही तो उनकी खासियत थी, जिसे वो वर्क इज वर्शिप को मानते थे। वे कंटिन्यूअसली 3 वर्षों तक एजुकेशनल वर्क करते रहे। इस यूनिवर्सिटी में एरिस्टोटल के शिष्यों में उस राज्य के राजा हर्मियस भी पार्टिसिपेट थे। कुछ ही समय बाद लेस्बोस निवासी थियोफ्रेस्टस भी इस यूनिवर्सिटी में आकर रहने लगे तथा शीघ्र ही उनकी गणना एरिस्टोटल के प्रमुख शिष्यों में होने लगी थी। सम्राट हर्मियास एरिस्टोटल के बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उन्होंने एरिस्टोटल से अनुरोध किया था कि वे उनकी पुत्री को पत्नी के रूप में एक्सेप्ट करें। एरिस्टोटल ने उनके अनुरोध को मानते हुए उनकी पुत्री से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद यानी 344 वर्ष ईसा पूर्व अपने प्रमुख शिष्य थियोफ्रेस्टस के बहुत अनुरोध पर वे लेस्बोस द्वीप पर जाकर रहने लगे, वहां सेटल हो गए। लेस्बोस द्वीप आइजियन सागर में एशिया माइनर, जिसे हम वर्तमान में तुर्की का एक भाग कहते हैं, वहां से वो थोड़ी दूर स्थित था। लेस्बोस वही स्थान है जहां ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी में लोग सेफो नाम की ग्रीक पोएटेस द्वारा लेस्बियन कल्चर की शुरुआत की गई थी। लेस्बोस द्वीप पर एरिस्टोटल ने 2 वर्षों का समय बहुत ही समाधान पूर्वक या फिर आनंद पूर्वक उन्होंने स्पेंड किया, व्यतीत किया। यहीं पर उन्होंने बायोलॉजी से रिलेटेड अनेक रिसर्च किए। यही रहते हुए उन्होंने प्राकृतिक इतिहास, स्पेशली मरीन बायोलॉजी, समुद्री जीव विज्ञान, उससे रिलेटेड डीप स्टडी किया, रिसर्च किया और कई इंपॉर्टेंट थ्योरीज उन्होंने वहां प्रतिपादित किए। जिस समय एरिस्टोटल लेस्बोस में रह रहे थे, उस समय सिकंदर के पिता फिलिप मैसेडोनिया के सम्राट थे। आजकल प्राचीन मैसेडोनिया का एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व नहीं रहा। यह स्थान मॉडर्न पीरियड में भी यूनान, युगोस्लाविया तथा बुल्गारिया के बीच विभाजित है। जब फिलिप के कानों में एरिस्टोटल की पॉपुलैरिटी की मींस न्यूज पहुंची तो उन्होंने एरिस्टोटल से अनुरोध किया कि वे पेल्ला यानी वो मैसेडोनिया में एक प्लेस है, वहां वो आए। फिलिप की इच्छा थी कि उनके पुत्र सिकंदर के गुरु एरिस्टोटल ही बने। एरिस्टोटल फिलिप के अनुरोध को मानते हुए मैसेडोनिया में रहने लगे। यहाँ लगभग 7 वर्षों तक रहे तथा सिकंदर को शिक्षा प्रदान करते रहे। सम्राट फिलिप तथा उनका पुत्र सिकंदर दोनों ही एरिस्टोटल से काफी प्रभावित थे। 336 वर्ष ईसा पूर्व सम्राट फिलिप का निधन हो गया। उसके बाद उनका पुत्र सिकंदर गद्दी पर बैठा। अब एरिस्टोटल का मैसेडोनिया में कोई काम बचा नहीं था, अतः वे मैसेडोनिया छोड़कर एथेंस में जाकर रहने लगे, जो यूनान में ज्ञान विज्ञान का मेन सेंटर था। इस स्थान पर वे 335 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक बायोलॉजी की डीप स्टडी में वो व्यस्त रहे। यहाँ प्लेटो द्वारा स्थापित एकेडमी ऑफ एथेंस के अलावा एरिस्टोटल ने एक नए इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जिसे पेरिपेटेटिक स्कूल कहा जाता था। पेरिपेटेटिक शब्द ग्रीक भाषा के शब्द पेरिपेटोस से उत्पन्न हुआ, जिसका मीनिंग है उद्यान में टहलने का रास्ता। इनफैक्ट इनिशियली एरिस्टोटल गार्डन में टहलते हुए भी अपने शिष्यों को उपदेश एवं ज्ञान प्रदान करते थे। वह स्कूल भी कालक्रम में एक फेमस कॉलेज के रूप में डेवलप हुआ। इस इंस्टीट्यूट में टीचिंग लर्निंग के अलावा हॉस्टल यानी छात्रावास तथा लाइब्रेरी की भी फैसिलिटी अवेलेबल थी। इस लाइब्रेरी में उस काल के फेमस ऑथर्स की किताबों या फिर उनके ग्रंथ का बहुत बड़ा संग्रह था। इस प्रकार एरिस्टोटल द्वारा स्थापित यह पेरिपेटेटिक स्कूल इस पीरियड में स्टडी एवं रिसर्च का एक मेन सेंटर बन चुका था। काफी दूर दूर से लोग इन शिक्षा संस्थान में आते थे तथा स्टडी एवं रिसर्च कार्य वहां करते थे। एरिस्टोटल ने साइंस के अलावा भी अनेक सब्जेक्ट का उन्होंने क्या किया, राइटिंग किया तथा कई महत्वपूर्ण ग्रंथों का उन्होंने निर्माण किया। अन्य सब्जेक्ट जो थे उसमें
स्पिरिचुअलिटी जिसे हम आध्यात्मिक कहते हैं, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, खेल, हिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, ये सब सब्जेक्ट पर भी उन्होंने अच्छा खासा स्टडी किया था, किताब लिखे थे। अपने लाइफ के सेकंड फेज में यानी दूसरे काल में प्लेटो की मृत्यु के बाद वह अकादमी में प्रधान पद प्राप्त करने में अनसक्सेसफुल रहे यानी असफल रहे। 342 ईसा पूर्व में ही वह मैसिडोनिया के राजा फिलिप द्वारा आमंत्रित किए जाने पर सिकंदर महान को पढ़ाने हेतु मैसिडोनिया चला गए और 344 ईसा पूर्व सिकंदर विश्व विजय अभियान पर निकले तो वह वापिस एथेंस में चले गए। अपने जीवन के तीसरे काल में यानी थर्ड फेज में मैसिडोनिया के राजा फिलिप की मृत्यु के बाद वह एथेंस में 12 साल तक रहे और उसमें लाइसियम नामक अकादमी की स्थापना की। 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु होने पर एथेंस वासियों ने मैसिडोनिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। अरिस्टोटल की मैसिडोनिया के सपोर्टर होने के कारण देशद्रोह का उनके ऊपर आरोप होने लगा यानी एलिगेशन लगे। अपने प्राण बचाने हेतु वो यूबोया टापू के कैल्सिस नामक एक नगर में वहां चले गए। यहीं पर इस महान फिलोसोफर की 322 ईसा पूर्व में उनके जीवन की ज्योति बुझ गई। दोस्तों, एरिस्टोटल की महानता उनके लाइफ से नहीं लेकिन उनके वर्क से स्पष्ट होती है। उन्होंने मैथमेटिक्स को छोड़कर ह्यूमन लाइफ, मानव जीवन और नेचुरल साइंस यानी प्राकृतिक विज्ञान के हर फील्ड को उन्होंने क्या किया था, हर एस्पेक्ट को उन्होंने टच किया था, छुआ था। उन्होंने फिलोसॉफी, लिटरेचर, मैकेनिक्स, फिजिक्स, फिजियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एडमिनिस्ट्रेशन, इथिक्स, रेटोरिक, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स आदि विषयों पर उन्होंने राइटिंग किया था। उनके गंभीर और प्रभावशाली लेखन कार्य को देखकर यह कहा जाता है कि सबसे महान फिलोसोफर और थिंकर थे। मैक्सी ने उन्हें सर्वज्ञ गुरु और डांटे ने उन्होंने ज्ञाताओं का गुरु की उन्होंने उपमा दी है, संज्ञा दी है। उनके राइटिंग्स की महानता को देखकर फॉस्टर ने कहा था, एरिस्टोटल की महानता उनके वर्क्स में है, ना कि उनके जीवन में। उनकी इंपॉर्टेंट वर्क्स इस नैरेटिव को स्पष्ट करती है कि वह अपने समय के यूनानी ज्ञान विज्ञान का एक एनसाइक्लोपीडिया यानी विश्वकोश थे। एरिस्टोटल ने लगभग 400 ग्रंथों की रचना की। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनके एंटायर मींस संपूर्ण ग्रंथों का 12 वॉल्यूम में उनको पब्लिश किया है, जिसमें पृष्ठों की संख्या 3500 है। उनकी सर्वश्रेष्ठ कलाकृति पॉलिटिक्स है। उनकी रचनाओं को जनरली लॉजिक, साइंटिफिक, सौंदर्य शास्त्रीय मींस एस्थेटिक, फिलोसॉफिक 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। हम कह सकते हैं कि एरिस्टोटल का चिंतन किसी एक तत्व से प्रभावित न होकर अनेक तत्वों से प्रभावित हुआ, इसलिए तो वो मल्टीडाइमेंशनल था। उन पर सबसे अधिक प्रभाव अपने गुरु प्लेटो व पारिवारिक बैकग्राउंड का भी पड़ा। इनके अतिरिक्त यूनानी सभ्यता, राजदरबारों के वातावरण, तत्कालीन परिस्थितियों ने भी उनको प्रभावित किया। इन द एंड अनेक तत्वों ने उनके मौलिक चिंतन पर प्रभाव डाला है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल डॉक्टर कनाडे एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।